तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं और ये बंदर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो धिक्कार है। तो सवाल में दिया है आपको, a monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. Show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction and with equal acceleration. If initially both were at rest, at their separation will not change as time passes. तो monkey, हम जानते हैं कि monkey कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हम यूज नहीं करते हैं, है ना, कहते हैं अबे बंदर है। तो ये बंदर एक पर्टिकुलर वजह की वजह से कहते हैं, बिकॉज इनका दिमाग जो है थोड़ा सा कम डेवलप्ड होता है कंपेयर टू ह्यूमन, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन। तो ये बंदर क्या चाहता है, ये बंदर चाहता है कि ये इसके पास पहुंच जाए, इसके हाथ में आ जाए, ये जो ये ब्लॉक है इसके अंदर जो भी है। तो ये चढ़ना स्टार्ट करता है इस रस्सी को पकड़ के, जो पुली के ऊपर जा रही है, इस रस्सी को पकड़ के चढ़ना स्टार्ट करता है। इसका मास और इसका मास दोनों बराबर है। तो हमें ये प्रूव करना है कि बंदर को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने वाली है। ये जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे ये भी ब्लॉक ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा विथ सेम एक्सेलरेशन, और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। ये ऊपर चढ़ेगा और ये भी ऊपर चढ़ेगा, ये हमें यहां पे प्रूव करना है। तो पहले तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि बंदर रस्सी को पकड़ के कैसे चढ़ता होगा, या लोग पहाड़ों पर कैसे हाइक करते हैं कि हम रस्सी को पकड़ते हैं दोनों हाथों से और रस्सी को पुल करते हैं और फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही बंदर भी कर रहा होगा, रस्सी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, तो रस्सी इस बंदर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। लेट्स से रस्सी फोर्स लगाती है F, फ्रिक्शन की फॉर्म में लग रहा होगा, और ये रस्सी पर फोर्स लगाता है F के बराबर। रस्सी आइडियल है तो मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स जो लग रहा होगा वो F के बराबर लग रहा होगा, ये फोर्स होगा F। ठीक, ये फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इनका बना दिया। मंकी का जो मास है लेट्स से m के बराबर मान लेता हूं, इसका मास भी m के बराबर है। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg के बराबर और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg के बराबर। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि इस m मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है वो F माइनस mg के बराबर है, और इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो F माइनस mg के बराबर है। ये दोनों आपस में एक रस्सी से कनेक्टेड हैं। यदि ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होगा, ये भी a एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर, बिकॉज यदि रिजल्टेंट फोर्सेस बराबर हैं तो उनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, सेम मास के लिए। तो यहां पे देख सकते हैं, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स acts on monkey and the block remains the same, that's why equal acceleration दोनों का होगा सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड में, दोनों एक ही तरीके से एक्सेलरेट होने वाले हैं। ये यहां पे समझ गए, ठीक है। पुली काफी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि खा जाएगा सर इसको, तो ऐसे स्विंग करने लगेगा तो इसके मुंह में आ जाएगा डब्बा, ठीक है। सेम मास का डब्बा है तो ये छोटा मोटा डब्बा नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास दो बंदर हैं, एक से पहले दो। The monkey B as shown in figure is holding on to the tail of the monkey A which is climbing up a rope. तो A जो बंदर है वो ऊपर चढ़ रहा है रोप के, रोप जो है इस फिक्स सपोर्ट से बंधी हुई है और इसकी पूंछ जो है उसको पकड़ के बंदर B जो है वो लटका हुआ है। The masses of the monkey A and B are 5 and 2 kg. This is बड़ा monkey which is 5 kg. This is छोटा monkey which is 2 kg. साइज से लग नहीं रहा डायग्राम से, छोटा बड़ा है, इनमें से दोनों बराबर साइज के लग रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाला 2 kg का है, ऊपर वाला 5 kg का है और पूंछ से लटका हुआ है रिस्पेक्टिवली। इफ A can tolerate a tension of 30 न्यूटन, इसकी पूंछ टूट जाएगी 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इसने। तो what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? तो कितना फोर्स ये अप्लाई करना चाहिए इसको रस्सी पर जिससे कि ये इसके साथ साथ चल सके। मैक्सिमम जो टेंशन सह सकती है इसकी पूंछ वो 30 न्यूटन के बराबर है। तो एक आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मंकी सुपर फास्ट, एकदम बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। बहुत फोर्स लगा दिया इसने, 1000 न्यूटन फोर्स लगा दिया।
तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा तेजी से ये एक्सेलरेट होंगे, और जितना तेजी से ये एक्सेलरेट होंगे उतना ही ज्यादा टेंशन इसमें आएगा, बिकॉज इसको एक्सेलरेट कराने का काम इस पूंछ के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स है, विच कैन बी मैक्सिमम 30। तो पूंछ टूटने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। तो पहले हम ये इस बंदर का जो है काम करते हैं कि भाई तेरे को परमिसिबल एक्सेलरेशन जो है वो इतना है, इतने से ज्यादा मैं तुझे नहीं खींच ले जाऊंगा, और वही एक्सेलरेशन इसका होगा, उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो मैक्सिमम फोर्स जो ये पूंछ पर लगा सकता है वो 30 न्यूटन है, तो पूंछ भी इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी। इसका मास 2 kg है तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। एक्सेलरेशन जो है पता नहीं कितना है, लेट्स से a के बराबर, और ये a मैक्स होगा बिकॉज 30 न्यूटन पूरा पूंछ ने जितना खींच सकती थी उससे खींच लिया है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि पूंछ कैसे खींच रही है सर, पूंछ तो एकदम मतलब इट्स नॉट अ लिविंग थिंग। फोर्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी लगा सकती हैं, और न्यूटन थर्ड लॉ से तो ये बात पता ही चल जाती है कि आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। तो उस लॉजिक से आप सोचिए ना, बचपन में ऐसे डाउट आते थे पूंछ कैसे फोर्स लगाएगी, यार पूंछ के थोड़ी हाथ पैर हैं कि वो खींच लेगी, पूंछ भी फोर्स लगाएगी यदि आप पूंछ पर फोर्स लगाएंगे तो। सो यहां पे है ए, ये फोर्स लगाता है रस्सी पर, लेट्स से टी के बराबर, इसका mg जो है लग रहा होगा 50 न्यूटन के बराबर, और रस्सी इसको भी नीचे की तरफ खींच रही होगी 30 न्यूटन से, और जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन होने वाला है a max के बराबर। आप पहले यहां से a max निकालिए कितना होगा। a max को लिख सकता हूं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स इज 30 माइनस 20 इज 10 डिवाइड बाय मास कितना है इसका 2, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे नीचे वाले बंदर को तो पूंछ टूट जाएगी और वो पूंछ विहीन हो जाएगा बेचारा। तो ये आप 5 के बराबर रख दीजिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे A ऊपर जा सकता है या B ऊपर जा सकता है, विच इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे मास इनटू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है हमारे पास t माइनस 80 इज इक्वल टू मास इज 5 इनटू एक्सेलरेशन इज 5। तो आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 80 प्लस 25, तो आपके पास 105 न्यूटन के बराबर फोर्स रस्सी पर ये लगा सकता है, जिससे ये पूंछ जो है उसकी टूटेगी नहीं, लेकिन इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, मतलब हो जाएगा बस टूटने वाली है भाई, जैसे ही थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ा दिया और तो टूट जाएगी पूंछ हमारी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 105 न्यूटन के बराबर। और यहां आपको रेंज निकालना है क्या, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रूप टू कैरी द मंकी वेट। अच्छा ठीक है, और हमें मिनिमम फोर्स भी निकालना है कि कितना मतलब जस्ट होल्ड ये कर रहे हैं तो कितना फोर्स रस्सी पर लगाना होगा। तो मैं एक केस में मैक्सिमम तो हमने निकाल लिया 105 न्यूटन के बराबर। अब एक बार हम देखते हैं कि कितने फोर्स लगाने पर रस्सी से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाती है 80 न्यूटन के बराबर। 80 मिल जाएगा क्या, नहीं 80 नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पे एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20 के बराबर। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, a max जो है 0 हो जाएगा, तो हमें ये जो रस्सी में फोर्स है, रस्सी में जो फोर्स है, या कह सकते हैं रस्सी में फोर्स इन द पूंछ, फोर्स इन द पूंछ इज इक्वल टू आल्सो 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे a का। तो ऊपर की तरफ फोर्स है लेट्स से t के बराबर, नीचे की तरफ इसका मास mg लग रहा होगा 50 और नीचे लग रहा होगा आपके पास 20 न्यूटन के बराबर फोर्स। तो इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा, तो t को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। तो 70 न्यूटन फोर्स लगा के ये रेस्ट होल्ड कर सकता है इस मंकी बी को, और यदि पूंछ तोड़वाना नहीं चाहता तो आपको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जाएगा और फोर्स 105 न्यूटन के बराबर लगाना होगा। तो 70 से लेके 105 न्यूटन के बीच में फोर्स यदि वो लगाएगा रस्सी पर तो उसकी पूंछ जो है जिंदा रह सकती है। ठीक है, तो ये सवाल हमने कर दिखाया। सवाल अच्छा था, सोचना था इसमें आपको अच्छे से, सवाल आप कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। इस सवाल में आपसे कहा गया है अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। ये पर्सन 60 kg इसका मास है 60 और ये वेइंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ है, केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg। ये जो बॉक्स है इसका मास 30 kg के बराबर है। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through the light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man
manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What is the weight shown by the machine? तो पहला पार्ट है कि यदि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये पर्सन इस रस्सी को ऐसे खींचता है जैसे पूरा डब्बा जो है वो रेस्ट पे रह जाता है, तो बताइए कि वेइंग मशीन के द्वारा जो दिखाए जाने वाला रीडिंग है वो कितना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वेइंग मशीन का रीडिंग इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन के ऊपर ये जो बंदा है जितना फोर्स लगा रहा है वही रीड करने वाली है वेइंग मशीन, और उसको जी से डिवाइड करके 10 से डिवाइड करके आपको किलोग्राम में आंसर दे देती है। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम इस पर्सन का। तो इस पर्सन ने फोर्स लगाया है कितना, लेट्स से F के बराबर इसने फोर्स लगाया है रस्सी पर, तो रस्सी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी F के बराबर। इसका खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मैं मास दिया है तो कैपिटल mg के बराबर में मास इसका मान लेता हूं, और नॉर्मल रिएक्शन ये मशीन पर लगाएगा तो मशीन भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। तो मशीन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, मशीन के द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन मैं मान लेता हूं n के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं इस डब्बे की, बात करते हैं डब्बे की। ये जो डब्बा है, डब्बे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया है मशीन ने, वेइंग मशीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है लेट्स से n1 के बराबर, और इस पर्सन ने जो रस्सी को खींचा है तो रस्सी भी इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। तो बॉक्स के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा F के बराबर, और इसके खुद का मास जो है 300 न्यूटन जो है नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये 600 न्यूटन mg इस पर्सन का लग रहा है। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पे, देखिए और कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है। तो मैं इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस का समीशन 0, तो आपको मिलेगा F प्लस n इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन यहां से आपको मिलेगी दैट F इज इक्वल टू 300 प्लस n1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूं। वेइंग मशीन का मास जो है 0 है बिकॉज ये लाइट है। आदमी के ऊपर ये फोर्स लगाती है n के बराबर, तो आदमी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n के बराबर। ये इस फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाती है n1 के बराबर, तो फ्लोर भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n1 के बराबर। और मैं कह सकता हूं n1 की जो वैल्यू है वो n के बराबर होगी, बिकॉज मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, n की वैल्यू, n1 की वैल्यू n के बराबर पुट करनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको मिल जाता है F प्लस n इज इक्वल टू 600, F प्लस n इज इक्वल टू 600, और ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 300 प्लस n, F इज इक्वल टू 300 प्लस n। तो F की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 300 प्लस n इज इक्वल टू 600, 2n इज इक्वल टू 300, और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 150 न्यूटन के बराबर। सो 150 न्यूटन ये फोर्स लगेगा उसके ऊपर, और 10 से डिवाइड करके वेइंग मशीन आपको रीडिंग दिखा देने वाली है। तो यहाँ पे मैं रीडिंग लिख सकता हूं, रीडिंग इन केजी, रीडिंग इन केजी जो आपको मिलेगा दैट विल बी 150 डिवाइड बाय g इज इक्वल टू 15 kg। तो 15 kg वेट पढ़ेगी हमारी वेइंग मशीन। ठीक है, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यदि हम वेइंग मशीन को चाहते हैं कि ये हमारा एक्चुअल वेट बताए, तो आप बताइए हमें कि कितना फोर्स रस्सी पर हमें लगाना होगा, कितना रस्सी पर फोर्स लगाएं जिससे वेइंग मशीन हमें बता दे हमारा करेक्ट वेट। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं ज्यादा, फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो ये जो डब्बा है, डब्बे के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये पूरा सिस्टम जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा या नहीं। इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ है और पर्सन के ऊपर जो फोर्स है ऊपर की तरफ है, दोनों फोर्स ऊपर की तरफ हैं, तो ये एक्सेलरेट हो सकता है। तो मैं मानते हुए एक्सेलरेट हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे में अंदर घुसे हुए हैं, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये वाला सिस्टम भी एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये भी एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पे हमें पता है कि रीडिंग जो है करेक्ट रीडिंग ये दिखा रहा है।
तो इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 इंटू 10 विच इज 600 न्यूटन। वेइंग मशीन 600 न्यूटन का फोर्स वेइंग मशीन के ऊपर लग रहा होगा और वेइंग मशीन उतना ही फोर्स लगा रही होगी। तो यहाँ पे सेकंड केस में लिखूं, ये जो पर्सन है इसके ऊपर फोर्स है लेट्स से F के बराबर, इसका खुद का जो मास है 600 न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ वो कितना है आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास 600 के बराबर ही, तो 600 आपको ये मिल जाएगा। एक्सेलरेशन में मान लेता हूं इसका a के बराबर है, तो मैं इक्वेशन यहां से क्या लिख सकता हूं दैट F टोटल फोर्स जो है विच इज F प्लस 600 माइनस 600 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन a। 600 से 600 चला गया, F की वैल्यू आपको मिल जाती है 60 इंटू a के बराबर। पहला इक्वेशन मिल गया। उसके बाद इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो डब्बे के ऊपर फोर्स जो है वो लग रहा है F के बराबर और डब्बे के ऊपर एक फोर्स लग रहा है वेइंग मशीन के द्वारा विच इज 600 न्यूटन और इस डब्बे का खुद का वजन है 300 न्यूटन के बराबर। एक्सेलरेशन इसका भी ऊपर की तरफ है, तो मैं इसके लिए न्यूटन्स सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखूंगा F माइनस 900 इज इक्वल टू 30 इंटू a। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें एक्सेलरेशन को एलिमिनेट करना है, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां रख दूंगा मैं। सो a इज इक्वल टू F बाई 60 यहां रखेंगे तो F माइनस 900 इज इक्वल टू 30 इंटू F बाई 60। सो 30 से गया 2 टाइम्स, सो F बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा आपके पास F बाई 2 इधर भी विच इज 900, तो F की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1800 न्यूटन के बराबर। सो 1800 न्यूटन के बराबर फोर्स इस पर्सन को रस्सी पर लगाना होगा जिससे उसका एक्चुअल वेट जो है वो रीडिंग वो मशीन जो है दिखा दे। सो 1800 न्यूटन विल बी अ आंसर। समझ गए? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा एंड लेंथ एल। इंक्लाइन की लेंथ जो है वो एल के बराबर है और इसका मास नहीं दिया है अभी। kept inside an elevator going up with uniform velocity। uniform velocity इसका है तो इसका मतलब acceleration इसका 0 के बराबर हो जाता है। it has 0 acceleration। find the time taken by the block to slide down the length of the incline if it is released from the top of the incline। यदि यहां से इसको छोड़ दिया जाता है तो कितना समय लगेगा नीचे आने में। देखिए जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड नहीं है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप सोच लीजिए कि ये चल ही नहीं रही है, ये चल ही नहीं रही है, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां से यहां जो रास्ता है इसका, इस रास्ते में इसका एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा के बराबर है। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ इसके ऊपर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में mg sin थीटा है। mg sin थीटा को m से डिवाइड करेंगे तो g sin थीटा इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से l डिस्प्लेसमेंट इसे कवर करना है, तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा जो नीचे जाने में लगेगा विच इज 2L अपॉन जी साइन थीटा का अंडर रूट। 2L अपॉन जी साइन थीटा का अंडर रूट आपको टाइम मिल जाएगा ऊपर से नीचे आने में, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करेगा लिफ्ट की वेलोसिटी से, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। यदि वेलोसिटी यहां की चेंज हो रही होती, इस लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन आ रहा होता, लेट्स से इस लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए होता, तो हम इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाते एम ए के बराबर और यहां पे इसका एक्सेलरेशन हो जाता ए प्लस जी साइन थीटा। तब आंसर एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता। यदि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता लिफ्ट का, तो ये एम ए जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगता, तो यहां पे आ जाता आपके पास जी माइनस ए आ जाता आपके पास, जी माइनस ए साइन थीटा। तो हमारा आंसर उस समय जी माइनस ए यहां पे हम लिख देते, हमारा आंसर आता वो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी हमें दिया है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है और इस लिफ्ट की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके टाइम को। ओके